मेरा नाम महनाज है और हर लड़की की तरह मेरे भी कुछ ख्वाब थे। लेकिन मुझे ख्वाब देखने का तावान भरना पड़ा जो मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। मुझे यकीन नहीं आता कि कोई अपना किसी के साथ ऐसे भी कर सकता है जो मेरे साथ हुआ। मैं तो सिर्फ 6 साल की थी, मगर मुझ पर किसी ने रहम नहीं किया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। काश मेरी माँ मुझे बचा लेती तो मेरे साथ वो सब न होता जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है। मेरा ताल्लुक एक ऐसे घराने से था जहाँ सिर्फ और सिर्फ गुर्बत का राज था। हम 7 बहन भाई थे। अब्बा किसी की दुकान पर काम करते थे और अम्मा किसी के घर में काम करने जाया करती थी। मैं तो उस वक्त बहुत छोटी थी, तकरीबन 6-7 साल की। इसलिए मुझे बिल्कुल एक धुंधले ख्वाब की तरह अपनी वो जिंदगी याद है। मेरी बहनें मुझसे बड़ी थीं और भाई छोटा था। घर में खाने पीने की भी इस कदर तंगी थी कि मुश्किल से एक एक या आधी रोटी हमें मिलती थी। हम दूसरे बच्चों की तरह स्कूल भी नहीं जाते थे। पैसे लेकर चीज खाना तो दूर की बात थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक मर्तबा हमारे गांव में मेला लगा था जिसमें जाने की जिद हम बहन भाई कर रहे थे। अब्बा ने हमें सख्ती से मना किया, लेकिन हम नहीं माने और अम्मा के साथ मेले में चले गए, क्योंकि अम्मा का दिल हम सबको रोते हुए देखकर पिघल गया था। ना जाने वो कौन सा दिन था, लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन ही वही था जब मैं अपनी अम्मा और बाकी 6 बहन भाइयों के साथ मेले में चली गई। लोगों का इतना हजूम देखकर मैं बहुत घबरा रही थी। मैंने अपनी बड़ी बहन की उंगली पकड़ रखी थी। मेले में तरह तरह के झूले और खाने पीने की चीजें देखकर हमारा दिल ललचा रहा था, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे कि हम कोई चीज खरीद सकते या झूले ले पाते। मेरी बड़ी बहन ने अम्मा से कहा कि एक एक झूला तो ले दो और हमें जलेबियां खानी हैं। तो अम्मा कहने लगी कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, ना तो मैं झूला दिला सकती हूँ और ना किसी को जलेबी लेकर दे सकती हूँ। इसलिए चुपचाप मेले की रौनक देखो और कुछ देर बाद वापस चलते हैं। लेकिन अचानक से मेले में लोगों की भगदड़ मच गई। अम्मा हमें लेकर एक साइड पर खड़ी हो गई, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ हो क्या रहा है। फिर अम्मा ने अचानक कहा कि चलो जल्दी जल्दी घर चलो, वरना यहाँ पर हम फंस जाएंगे। ये कहकर अम्मा सारे बहन भाइयों को लेकर आगे आगे चलने लगी। मैं छोटी सी थी। अचानक मेरा पैर किसी चीज में अटक गया और मैं वहीं पर गिर गई। मेरा हाथ बहन के हाथ से छूट गया था, लेकिन कोई भी मेरे लिए रुका नहीं। मैं अम्मा को आवाजें देती रही, लेकिन मेले के शोर शराबे में मेरी आवाज कहीं खो गई। अम्मा और मेरे बहन भाई मेरी नजरों से ओझल हो गए और मैं लोगों की ठोकरों से बचती हुई एक तरफ खड़ी होकर रोने लग गई। मैंने अम्मा को बहुत आवाजें दी और उन्हें इधर उधर तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे ना तो अम्मा कहीं नजर आई, ना ही मेरी कोई बहन या भाई। मैं वहीं खड़ी बुरी तरह रो रही थी कि थोड़ी देर बाद एक औरत मेरे पास आ गई और पूछने लगी कि यहाँ खड़ी रो क्यों रही हो। मैंने कहा कि मेरी अम्मा पता नहीं कहाँ खो गई है। तो वो औरत कहने लगी कि परेशान ना हो, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मा के पास ले चलती हूँ। मैंने ये बात सुनी तो रोना बंद करके उसके साथ चल पड़ी। वो औरत मुझे एक गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गई और कहने लगी कि अभी तो रात हो चुकी है, मैं सुबह तुम्हें तुम्हारी अम्मा के पास ले जाऊंगी। फिर उसने मुझे खाना दिया और दूध का गिलास भी। मैं बहुत खुश हो गई और मैंने खाना खाकर दूध पिया और फिर वहीं पर लेटकर सो गई। जब सुबह हुई तो उसने मुझे अच्छा सा नाश्ता करवाया और कहने लगी कि ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, फिर हम चलते हैं। नए कपड़े देखकर मेरा दिल ललचा गया। मैंने जल्दी से कपड़े बदल लिए। उसके बाद मैंने उस औरत से कहा कि आंटी चलो मुझे अम्मा के पास छोड़ आओ। तो वो कहने लगी कि मैंने तुम्हारी अम्मा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। इसलिए जब तक तुम्हारी अम्मा की कोई खबर नहीं मिलती, तुम मेरे पास ही रह लो। मैं ये सुनकर खामोश हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूंगी, तुम्हें किसी चीज की भी कोई कमी नहीं होने दूंगी। जब तुम्हारी अम्मा मिल जाएगी तो फिर तुम उनके पास चली जाना। उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा और मुझे खेलने के लिए खिलौने भी दिए। इस तरह मैं आंटी के पास रहने लग गई। मुझे वहां पर कुछ दिन गुजरे थे कि एक दिन एक और अंकल आंटी वहां पर आ गए और मुझे अपने साथ ले गए।
उन्होंने कहा कि हम आपकी अम्मा से मिले थे, मगर आपकी अम्मा ने आपको रखने से इनकार कर दिया है। वो कहती हैं कि मेरे पास पहले ही बहुत बच्चे हैं, मैं महनाज का बोझ नहीं उठा सकती, इसलिए अब आप हमारे साथ ही रहोगी। मैं तो बहुत छोटी सी थी, मुझे इन बातों की समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने रोना शुरू कर दिया, तो अंकल ने मुझे डांट कर खामोश करवा दिया। अब मैं उनके साथ उनके घर चली गई। उनका घर भी किसी गांव में हमारे घर के जैसा ही था, लेकिन उनके घर में कोई बच्चे नहीं थे। मैं अकेली थी, इसलिए मुझे पेट भरकर खाने को रोटी मिलती थी। पहले पहल तो मुझे अम्मा अब्बा की और अपने बहन भाइयों की बहुत याद आती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उनको भूलने लग गई और नए माँ बाप के साथ ही मेरा दिल लग गया। मेरे नए अब्बा शहर से माल लाकर गांव की दुकानों पर सप्लाई किया करते थे और अम्मा घर में बच्चों के कपड़े बेचा करती थीं। गांव की बहुत सारी औरतें वो कपड़े लेने के लिए हमारे घर आती थीं। अम्मा ने उनको बताया कि महनाज हमारी बेटी है, हमने इसको एक यतीम खाने से गोद लिया है। ये सुनकर सब औरतें अम्मा की तारीफें करती और मैं हैरान हो जाती कि मुझे तो किसी यतीम खाने से नहीं लिया, बल्कि मैं तो मेले में गुम हो गई थी। फिर मुझे मेरी अम्मा याद आ जाती, जिसने मुझे अपने पास रखने से इनकार कर दिया, इसलिए मैं उससे नफरत करने लग गई थी। अम्मा अब्बा ने मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया। हमारा गांव छोटा सा था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ हाई स्कूल बना हुआ था। मैं भी वहीं पर पढ़ने लग गई। अम्मा सारा दिन घर के कामों में और कपड़े बेचने में मसरूफ रहती। अब्बा को अपने कामों से फुर्सत नहीं थी। पता नहीं मुझे ये लोग क्यों अपने साथ अपने घर ले आए थे। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, तो मुझे पता चला कि उनकी शादी को 15 साल गुजर गए थे। इसके बावजूद उनके यहाँ औलाद नहीं हुई थी, इसलिए ये मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले आए। लेकिन मुझे जिस आंटी ने इनके घर पहुंचाया था, उनके बारे में मुझे अभी तक पता नहीं था कि वो कौन है, क्योंकि वो कभी यहाँ आई ही नहीं थी। इस तरह वक्त गुजरता गया। मुझे बेटी बनाकर लाने वाले अपनी मसरूफियात की वजह से मुझे टाइम भी नहीं देते थे। मैं भी अपनी पढ़ाई और थोड़ा बहुत घर के कामों में मसरूफ रहने लगी थी। अब्बा गुस्से के बहुत सख्त थे और अम्मा को छोटी छोटी बातों पर डांट देते थे, लेकिन मुझे कम ही डांट पड़ती थी। हाँ, मगर अब्बा का सारा गुस्सा अम्मा मुझ पर निकालती थी। वो मुझे मारती तो नहीं थी, लेकिन अपनी बातों से मेरा दिल जरूर जलाती थी। मैं ये सोचती थी कि अगर इन लोगों को औलाद की जरूरत ही नहीं थी, तो फिर ये मुझे यहाँ क्यों लाए? शायद अपनी तन्हाई दूर करने के लिए, या शायद लोगों की बातों से बचने के लिए। खैर, मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते थे। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और मैं जवान हो गई। मैंने मैट्रिक कर लिया था। मैं पढ़ने में बहुत ज़हीन थी। मैंने अब्बा से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए मुझे शहर भेज दें। लेकिन अब्बा कहने लगे कि हमारे घरों में बेटियां इतना ज़्यादा नहीं पढ़ती, इसलिए मैं तुम्हें भी आगे नहीं पढ़ा सकता। मैं खामोश हो गई और अम्मा अब्बा से कम बात करने लग गई। जब कुछ दिन अब्बा ने महसूस किया कि मैं वाकई आगे पढ़ने की शदीद ख्वाहिश रखती हूँ और इस बात का मुझ पर ये असर हुआ था कि मेरी सेहत खराब होने लग गई थी, क्योंकि मैंने खाना पीना भी कम कर दिया था और किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं लेती थी, तो अब्बा ने मुझे इस शर्त पर शहर भेजने का फैसला किया कि मैं कभी भी उनका यकीन नहीं तोड़ूंगी। मैंने अब्बा से वादा कर लिया, तो उन्होंने मुझे शहर में उसी आंटी के पास भेज दिया जिसके पास से वो मुझे अपने घर लेकर गए थे। आंटी अब पहले से बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन अब भी वो अकेली रहती थी। उनके कामकाज करने के लिए मुलाजमा घर में मौजूद थी, जो 24 घंटे उन्हीं के पास रहती थी। वहां रहने के कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि आंटी अपना मैरिज ब्यूरो चलाती हैं और जिन भी औलाद शादीशुदा जोड़ों को औलाद की जरूरत होती है, तो उन्हें कहीं न कहीं से औलाद का बंदोबस्त करके देती हैं। उन्होंने घर में ही एक कमरे को अपना ऑफिस बना रखा था। मैंने उनसे कहा कि पढ़ाई के साथ साथ मैं आपके काम में भी आपकी मदद करवा सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे अपने साथ हिसाब किताब के लिए रख लिया, क्योंकि मेरी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी थी और मैं हिसाब किताब में भी ज़हीन थी। इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता मैं उनका काफ़ी काम देखने लग गई। कॉलेज से वापस आकर मैं उनके ऑफिस में काम देखती और फिर शाम को थोड़ी देर पढ़ने के बाद उनके साथ बैठकर बातें करती और अपने कमरे में चली जाती थी। यही मेरी रूटीन थी। इसी में 6 महीने गुजर गए।
इन 6 महीनों में अपने घर में 3 या 4 मर्तबा ही मैं गई होंगी, क्योंकि अब्बा हर 2-3 हफ्तों बाद जब शहर का चक्कर लगाते तो मुझसे मिलने आ जाया करते थे। वो हर महीने कुछ पैसे भी मुझे देते थे, लेकिन अब आंटी भी मुझे मेरे काम के पैसे देने लग गई थी। इसलिए मैंने अब्बा से पैसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि चलो, ये पैसे तुम्हारी शादी में काम आएंगे, मैं कमेटी डाल दूंगा। मैं अब्बा की बात पर खामोश रही। मैं शादी के बारे में नहीं सोचना चाहती थी, क्योंकि अभी मुझे बहुत पढ़ना था। फिर ऐसे हुआ कि कॉलेज में मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई। नोट्स के सिलसिले में उससे बातचीत होने लगी थी, जो आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती में बदल गई। हम दोनों एक क्लास में पढ़ते थे, इसलिए रोज का साथ था। और फिर ये साथ और दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हुई। उसका नाम अली था। अली का ताल्लुक एक अमीर घर से था। जब उसने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसके घर वाले मुझ जैसी गरीब लड़की को कैसे अपना सकते हैं। तो अली कहने लगा कि मेरे मम्मा पापा पुरानी सोच के मालिक नहीं हैं, बल्कि उनको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि तुम वैसे भी बहुत खूबसूरत और ज़हीन लड़की हो। अली की बातों से मुझे कुछ तसल्ली तो हुई, लेकिन फिर भी दिल में अजीब से वसवसे आते रहते थे। मुझे उसके घर वालों की तरफ से ही डर था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि असल मसला मेरे घर वालों की तरफ से पैदा होगा। मैं अक्सर रात को भी अली से फ़ोन पर बातें करती थी, इसलिए आंटी को मुझ पर शक हो गया। एक दिन वो मुझसे पूछने लगी कि रात के वक्त किससे बात करती हो, क्या कोई लड़का है जिससे तुम्हारी दोस्ती हुई है? तो मैंने आंटी से कहा कि मेरा क्लास फेलो है और बहुत अच्छा लड़का है, और हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सुनकर आंटी मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि ख्याल रखना, तुम जिस घर की बेटी हो वो लोग शायद तुम्हें इन बातों की इजाज़त ना दें। मैंने आंटी से कहा कि अली मुझसे शादी करना चाहता है। तो आंटी ने कहा चलो देखते हैं, जो होगा वो तुम्हारे भी सामने ही आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने दोबारा मुझसे कोई बात नहीं की। मुझे उनके पास रहते हुए 2 साल होने वाले थे, और कुछ ही दिन में मेरे इंटर के पेपर्स भी थे। इसलिए मैंने ये सब बातें सोचना छोड़ दी और अपने पेपर्स की तैयारी में मगन हो गई। जिस दिन मेरा आखिरी पेपर था, मैं उस दिन पेपर देकर जब घर आई तो आंटी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैंने उनकी बातें सुनी तो मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि वो किसी से कह रही थी कि मैं नाज को जिस गांव के मेले से मैं लेकर आई थी, उस गांव में मेरी एक कज़न भी रहती है, जो मैं नाज के असल माँ बाप को जानती है। ये सुनकर मैं वहीं छुपकर खड़ी हो गई, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि आंटी आगे क्या बात करेंगी। लेकिन जो मैंने सुना वो सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। आंटी फोन पर किसी से कह रही थी कि महनाज को मैंने आगे अपने जानने वाले एक बे औलाद जोड़े को बेच दिया था, लेकिन उन्होंने अब तक मुझे पूरी रकम नहीं दी, जबकि वो जवान हो चुकी है और अब मेरे पास ये काम करती है। मैं सोच रही हूँ कि इसकी कहीं ऐसी जगह शादी कर दूँ जहाँ से मुझे भी फायदा मिल सके। ये सुनने की देर थी कि मैं आंटी के सामने चली गई। मुझे देखकर उन्होंने फोन बंद कर दिया। मैं हैरान थी और उनकी तरफ खामोशी से देखे जा रही थी। तो वो कहने लगी कि अगर तुमने मेरी बातें सुन ली हैं तो ये भी सुन लो कि जो मैं कह रही थी वो सब सच है। तुम्हारे अम्मा अब्बा ने मुझसे जो रकम तय की थी उसका कुछ हिस्सा अभी बाकी है। अब तुम बताओ कि मुझे वो रकम मिल जाएगी या मैं खुद किसी तरह वसूल करूं। ये सुनकर मैं वहीं गिर से गई और मैंने उनके आगे हाथ जोड़ दिए कि खुदा के लिए अब मेरे साथ कुछ ऐसा ना करना, मैं सारा पैसा आपको दे दूंगी। फिर दूसरे दिन अब्बा मुझे मिलने वहां आए तो मैंने आंटी के सामने अब्बा से पूछा कि मुझे कितने पैसों में खरीदा था, जो अब तक उनको नहीं दिए। अब्बा ये सुनकर हैरान हो गए और मेरी तरफ देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि मुझे ये सब कैसे पता चला। तो मैंने उन्हें सब बता दिया। अब्बा ने आंटी से कहा कि मैं आपको सारे पैसे दे चुका था, अब आप किन पैसों की बात कर रही हैं, और ये सब बातें महनाज के सामने करने की क्या जरूरत थी। तो आंटी कहने लगी कि जो पैसे तुम लोगों ने मुझे दिए थे तब तो उस वक्त ये छोटी सी थी, तब मुझे नहीं पता था कि ये इतनी खूबसूरत होगी, और इसकी मैं अब शादी करवाऊंगी कहीं भी तो मुझे बड़ा फायदा हो सकता है। अब्बा कहने लगे कि वो मेरी बेटी है और हम जहाँ चाहेंगे इसको ब्याह देंगे, और अब ये आपके पास नहीं रहेगी। तब आंटी ने गुस्से में आकर अब्बा को अली के बारे में सब बता दिया कि आपकी बेटी तो नए गुल खिलाकर बैठी है,
अब्बा ये सुनकर मजीद गुस्से में आ गए और मुझे फौरन लेकर गांव चले गए। गांव जाकर अम्मा को सब बताया तो अम्मा मुझे मारने लग गई और अब्बा से कहने लगी कि मैंने कहा था ना कि किसी का खून कभी भी अपना नहीं बनता। ये देख लो, ये लड़की अब हमें क्या दिन दिखाना चाहती है। अब्बा कहने लगे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं एक हफ्ते के अंदर ही इसका निकाह कर दूंगा। ये कहकर अब्बा ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं उस दिन बहुत रोई, क्योंकि सारी जिंदगी में अपने सगे माँ बाप को बुरा भला कहती रही और ये सोचती रही कि मेरी माँ जानबूझकर मुझे छोड़ गई थी। लेकिन हकीकत तो ये थी कि वो बेचारे आज तक मेरे लिए तरसते होंगे। आंटी ने मुझे मेले से अगवा किया था और फिर पैसे लेकर इनको बेच दिया, जिन्होंने मेरी कदर ही नहीं की। इससे अच्छा होता कि ये लोग मुझे मार देते, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। पता नहीं मैं किस गांव से थी और मेरे अम्मा अब्बा कौन थे। यही सब बातें सोचते सोचते ही मेरा दिमाग खराब हो रहा था। लेकिन मेरे रोने धोने का किसी पर कोई असर नहीं हुआ और अब्बा ने न जाने किससे मेरा रिश्ता तय कर दिया। और अब्बा ने जो कहा था उसके मुताबिक एक हफ्ते बाद मेरी शादी ताहिर से कर दी थी। ताहिर का ताल्लुक एक बहुत गरीब घर से था। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसके अब्बा का इंतकाल हो चुका था और अम्मा मेरा जीना हराम करने के लिए अब तक जिंदा थी। ताहिर उम्र में भी मुझसे डबल था। देखने में काला और गंजा होने की वजह से मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पता नहीं अम्मा अब्बा ने क्या देखकर मेरी शादी यहाँ कर दी थी। अगर मैं उनकी अपनी बेटी होती तो कभी भी मेरे साथ ऐसा ना करते। उन्होंने तो जानबूझकर मुझसे बदला लिया था, जो मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। मेरी सास बिल्कुल एक रवायती औरत थी। हर वक्त उसके मुंह से कुछ न कुछ ऐसा निकलता रहता जो मेरा दिमाग खराब कर देता था। कभी वो मुझे बददिमाग और बदतमीज होने के ताने देती तो कभी मेरे किए गए हर काम में कीड़े निकाल कर मुझे जलील कर देती थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि मैं उसके बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इस वजह से वो मेरे साथ और भी बुरा रवैया अख्तियार कर लेती। अपनी माँ की तरह ताहिर भी बदमिजाज और जाहिल आदमी था। शादी के शुरू शुरू में मैंने समझौता करने की कोशिश की और अगर शाम को तैयार हो जाती तो वो शक करने लग जाता और कहता कि किसी और से मिलने जा रही है, जो इतना तैयार होकर घर में फिर रही है। शरीफ औरतों के ये लक्षण नहीं होते। उसकी ये बकवास सुन सुन कर मेरा दिल और भी उससे बदजन होने लग गया। फिर तो मैं उसकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करती थी। मैंने उससे बात करनी भी बंद कर दी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी माँ ने उसे भड़काया तो उसने मुझ पर हाथ उठा दिया। मैंने भी उसका बिल्कुल लिहाज नहीं किया और करीबी पड़े डंडे को उठाकर उसे दे मारा और जाकर कमरे में बंद हो गई। उस दिन के बाद से मेरी सास ने बोलना कम कर दिया, क्योंकि वो डर गई थी। उसे लगने लग गया था कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और ताहिर भी अपनी माँ को देखकर ठंडा पड़ गया। लेकिन मैंने अपने आप को कमरे तक महदूद कर दिया। मैं सिर्फ उस वक्त कमरे से बाहर निकलती जब खाना बनाना होता। खाना बनाकर अपना खाना लेकर मैं कमरे में आ जाती और फिर कमरे से निकलती ही नहीं थी। ना मैं उन लोगों से बात करती थी। एक दिन मैंने घर से भाग जाने का मंसूबा बनाया और मुझे जल्दी मौका मिल गया, क्योंकि मेरी सास के रिश्तेदारों के यहाँ शादी थी। मैं तबीयत का बहाना करके घर में रुक गई। जब दोनों माँ बेटा शादी पर चले गए तो पीछे से मैं अपना बैग तैयार करके घर से निकलने में कामयाब हो गई। मैं उसी शहर में चली गई जहाँ पर पढ़ती थी। वो शहर, वहाँ के रास्ते मेरे लिए नए नहीं थे। मैं सीधी अपनी दोस्त के पास चली गई। उसने मुझे अपने घर में पनाह दी और कहा कि वो जॉब ढूंढने में मेरी मदद करेगी। मैं एक डेढ़ हफ्ता उसके घर रही। फिर उसके पापा ने अपने जानने वाले से कहकर मेरी एक इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करवा दी। मैं इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। इस वजह से वो जॉब मुझे आसानी से मिल गई। जॉब शुरू होने के बाद मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो गई और मैंने एक अच्छे वकील से बात करके खुला का नोटिस ताहिर के घर भिजवा दिया, क्योंकि मैं जानती थी ताहिर जैसा बुजदिल और निकम्मा इंसान आराम से मुझे छोड़ देगा। मुझे जॉब करते हुए जब एक महीना पूरा हुआ तो कंपनी के मालिक ने मुझे ऑफिस में मीटिंग के लिए बुलाया। दरअसल वो मेरे काम से बहुत खुश थे, लेकिन जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी वो उस वक्त मुल्क से बाहर गए हुए थे।
इस वजह से मेरी उनसे मुलाकात अब तक नहीं हुई थी। मेरे साथ काम करने वाले बता रहे थे कि ये कंपनी बिल्कुल नई है और एक यंग लड़का इसका ऑनर है जो बहुत मेहनती और अच्छे दिल का मालिक है। मैं अपने बॉस से बगैर मिले ही मुतासिर हो गई, क्योंकि मुझे ये भी पता चला था कि मेरे बॉस का ताल्लुक एक गरीब घर से था और वो अपनी मेहनत के बलबूते पर यहाँ तक पहुँचा है। और फिर उस दिन मैं बहुत खुश थी कि मैं अपने बॉस से पहली मर्तबा मिल रही थी। जब मैं उनके कैबिन में गई तो वाकई हैरान रह गई, क्योंकि वो बिल्कुल ही जवान लड़का था। मुझे उससे मिलकर खुशी हुई कि हमारी नौजवान नस्ल अब भी अपने मुस्तकबिल को लेकर इस कदर संजीदा है। बॉस से मेरी पहली मुलाकात बहुत अच्छी रही। उन्होंने मेरे काम की बहुत तारीफ की और मेरी सैलरी में भी इजाफा कर दिया। मैं उस दिन खुशी खुशी वापस हॉस्टल गई तो मेरे नाम से आए हुए खुला के कागजात मुझे मिल गए। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि ताहिर जैसे जाहिल इंसान से मेरी जान छूट गई थी। अब मैं आज़ाद थी और अपनी ज़िंदगी का सही फैसला कर सकती थी। मैंने ना तो अपने माँ बाप से कोई राब्ता किया और ना ही उस आंटी से, क्योंकि मैं जानती थी वो सब लोग ही मेरे साथ मुखलिस नहीं हैं। इस वजह से अब मैं बस अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने लिए कोई बेहतर फैसला करना चाहती थी। कुछ दिन बाद बॉस ने दोबारा मुझे ऑफिस में बुलाया और कुछ नए काम मेरे सपुर्द किए। मैंने अपना बेस्ट देते हुए वो काम भी बड़े अच्छे तरीके से करके बॉस के सामने रख दिए, तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे अपने साथ लंच की ऑफ़र की। मैं कुछ हिचकिचा रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे अपना छोटा या बड़ा भाई समझ लें। मैं खुश हो गई और आप मेरे साथ लंच करेंगी। उनकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया और मुझे अपने दोनों भाई याद आ गए जो सालों पहले मुझसे बिछड़ गए थे। मैं बॉस के साथ लंच पर चली गई। उस दौरान उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछा तो मैंने मुख्तसर सा तारुफ अपने हवाले से करवा दिया, लेकिन वो कहने लगे कि पता नहीं क्यों आपसे मुझे अपनायत महसूस होती है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको आप ही कहकर पुकार सकता हूँ। मैंने खुशी से उनको इजाज़त दे दी और उन्होंने मुझसे मेरा फ़ोन नंबर भी ले लिया और कहने लगे कि जब भी कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे बिला झिझक कॉल कर लेना। उस दिन के बाद कभी कभी मेरी उनसे फ़ोन पर बात हो जाती थी। और फिर एक दिन जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं ऑफिस नहीं गई तो मुझे उनकी कॉल आई और वो कहने लगे कि मैं आपके हॉस्टल के बाहर कार में बैठा हूँ, आप जल्दी से आ जाएं, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मैंने पहले तो उनको इनकार किया, मगर वो ना माने। फिर मैं चादर लेकर बाहर निकली तो वाकई वो कार में मौजूद थे। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और कार में बैठ गई। वो मुझे एक प्राइवेट क्लिनिक में ले गए। डॉक्टर ने मुझे इन्फेक्शन बताया और दवाइयाँ लिखकर दे दी। वापसी पर उन्होंने मुझे खाने की पेशकश की। खाना खाने के दौरान बातों बातों में उन्होंने मुझसे अपनी फैमिली का जिक्र किया। वो बता रहे थे कि उनका ताल्लुक एक गांव से है और वो 7 बहन भाई हैं। उनके अम्मा अब्बा का इंतकाल हो चुका है, बहनों की शादियां हो गई हैं और बड़े भाई भी शादीशुदा हैं, इसलिए वो शहर में अकेले ही रहते हैं। हाँ, लेकिन अपनी बहनों और भाइयों से मिलने उनके घर जाते रहते हैं। मैं उनकी बातें सुनकर सोच में पड़ गई और उनसे पूछने लगी कि आपकी कितनी बहनें हैं। उन्होंने कहा कि मेरी 5 बहनें हैं, मगर मैं सिर्फ 4 से मिलता हूँ, क्योंकि मेरी एक बहन बचपन में ही खो गई थी। ये सुनकर मैं उठकर खड़ी हो गई और मैंने उनको नाम लेकर पुकारा। दरअसल मेरे बॉस का नाम तो सलमान था, लेकिन मुझे मेरा छोटा भाई सनी याद आ गया जिसका नाम सलमान था और हम उसे सनी सनी कहकर पुकारते थे। जब मैंने बॉस को सनी कहा तो वो भी उठकर खड़े हो गए और कहने लगे कि आप मेरी महनाज आपी हो। मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, मैं बस रोए जा रही थी और अपने भाई से गले मिलकर सदियों से बेचैन दिल को सुकून दे रही थी। मेरे भाई ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे चुप करवाया और फिर सीधा अपने घर ले गया। उसने बताया कि जब तुम खो गई थी तो अम्मा अब्बा ने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिली, मगर वो जब तक जिंदा रहे तुम्हें ढूंढने की कोशिश करते रहे और फिर तुमसे मिलने की उम्मीद लिए ही दुनिया से चले गए। मैंने सन्नी से बड़ी बहनों और भाई का पूछा कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, तो उसने मुझे सब बता दिया और फिर कहने लगा कि इस वीकेंड को मैं उनके पास तुम्हें लेकर जाऊंगा। वो सब भी इसी शहर में रहते हैं, सिर्फ बड़ी आपा हैं जो गांव में रहती हैं। मेरा दिल बड़ा बेचैन था सबसे मिलने को और ये मेरे लिए किसी मौजज़े से कम नहीं था
کہ इस तरह अचानक मुझे मेरा भाई मिल गया। फिर वो मेरे बारे में पूछने लगा तो मैंने उसे अपनी सारी कहानी सुना दी। वो सुनकर बड़ा अफसोस कर रहा था, लेकिन फिर उसने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने मुझे जॉब करने से मना कर दिया और कहने लगा, अब तुम घर में बैठकर ऐश करो, तुम्हारा भाई है ना। ये सुनकर मैं मुस्कुराने लग गई। सनी ने बड़े भाई को फोन करके सारी बात बता दी और कहा कि सारी बहनों को भी अपने घर खाने पर बुला लें। और फिर वीकेंड पर वो भी मुझे लेकर भाई के घर गया, जहाँ पर मेरी सारी बहनें भी मौजूद थीं। सब एक दूसरे से मिलकर रोते रहे और फिर बड़ी देर तक बातें करते रहे। वो रात हम बड़े भाई के घर ही रुके। भाभी बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमें बड़े प्यार से ट्रीट किया। उसके बाद बड़ी आपा और बड़े भाई ने मिलकर मेरा निकाह एक अच्छे घर में कर दिया और फिर हम सब ने मिलजुल कर सनी की शादी की। वो शादी मेरी जिंदगी की यादगार तकरीब थी, जिसमें मेरे अपने मेरे साथ थे और मैं अपने शोर के साथ खुशी खुशी सबसे मिल रही थी।